हाय एंड वेलकम टू लुमिनास फाउंडेशन। हमारी जो प्रीलिम्स करंट अफेयर एमसीक्यू सीरीज जो है रिवीजन सीरीज उसको हम आगे बढ़ाते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कचाल आइलैंड। देयर आर थ्री स्टेटमेंट्स गिवन हियर, जिनमें से हमको बताना है कौन से स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं, नॉट द करेक्ट वंस। हमको बताना है कौन से इनकरेक्ट हैं। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन इज इट इज पार्ट ऑफ कचाल आइलैंड, जो है ये अंडमान आइलैंड्स का पार्ट है एंड इट इज लोकेटेड नॉर्थ ऑफ सेंटिनल आइलैंड। द सेकंड स्टेटमेंट इज कचाल आइलैंड जो है वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है उसको होम करते हैं। एंड द थर्ड स्टेटमेंट गिवन इज मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है इस आइलैंड पे वो प्रोपेग्यूल टाइप के हैं। इसका मतलब कि ये अगर प्लांट से कोई पार्ट इसका डिटैच होता है तो वो एक नया प्लांट बना सकता है। सो वील हैव टू टेल कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। सो लेट्स डिस्कस द सॉल्यूशन। लेट्स डिस्कस की कचाल आइलैंड के बारे में। सो कचाल आइलैंड जो है ये निकोबार आइलैंड का एक पार्ट है एंड इट इज लोकेटेड साउथ ऑफ सेंटिनल आइलैंड। So here it is. These are the group of Nicobar Islands. So Nicobar Island में there is this center में this is located, that is Kachal Island, जो Sentinel Island के just south में है। Then उसके बाद Little Nicobar Island, then उसके बाद Great Nicobar Island. These are the important islands of Nicobar series. देन ये साउथ सेंटिनल आइलैंड के बाद ये वर्ल्ड के जो थर्ड लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट है वर्ल्ड के, वो फ्लोरिडा के मैनग्रोव्स हैं। कचाल आइलैंड के मैनग्रोव्स जो हैं वो थर्ड लार्जेस्ट मैनग्रोव्स नहीं है वर्ल्ड के। नासा ने रिसेंटली ये चीज ऑब्जर्व करी सैटेलाइट पिक्चर से कि कचाल आइलैंड में जो है मैनग्रोव कवर का लॉस हो रहा है। मैनग्रोव कवर जो कचाल में लॉस हो रहे हैं वो वापस नहीं आएंगे अब, मतलब दैट इज एन इरिवर्सिबल लॉस इन द कचाल आइलैंड। हाउएवर उन प्लेसेस में जो अदर प्लेसेस है, दूसरी प्लेसेस हैं जो अदर देन कचाल आइलैंड, वहां पे मैनग्रोव्स वापस रीअपियर हो रहे हैं क्योंकि वो प्रोपेग्यूल्स के थ्रू रिजनरेट होते हैं। कचाल आइलैंड में जो मैनग्रोव्स हैं वो प्रोपेग्यूल टाइप के नहीं हैं। प्रोपेग्यूल क्या होते हैं, मतलब वो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जो अगर प्लांट से डिटैच होते हैं तो वो एक नया प्लांट खड़ा कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल बड, सकर और स्पोर जो हैं ये जब टूट के गिरते हैं प्लांट से तो वो एक नया प्लांट खड़ा कर लेते हैं। सो उस अकॉर्डिंग अगर हम स्टेटमेंट देखें तो हमारे स्टेटमेंट 1, 2, 3 तीनों गलत होते हैं। दैट इज वाई ऑप्शन डी, दैट इज ऑल द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट इज देयर। द सेकंड क्वेश्चन इज, हमको स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है SSLV D1 EOS-2 मिशन के रिगार्डिंग। SSLV EOS-2 मिशन जो है ये 2 सैटेलाइट प्लेस करता है सर्कुलर लो और अर्थ ऑर्बिट में अबव द इक्वेटर। द सेकंड स्टेटमेंट गिवन इज EOS-2 मिशन जो है ये इंफ्रारेड रीजन में ऑपरेट करता है और उसकी ऑर्बिट में आयोनाइजिंग रेडिएशन जो है उसको मेजर करता है। दिस इज द पर्पस ऑफ EOS-2 मिशन। तो हमको बताना है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो SSLV D1 EOS-2 मिशन जो है इसके 2 कंपोनेंट हैं। इसका एम है कि ये सर्कुलर लो अर्थ ऑर्बिट, मतलब इक्वेटर से 350 किलोमीटर अबव जो ऑर्बिट होती है उस ऑर्बिट में 2 सैटेलाइट को प्लेस करना इस मिशन का ऑब्जेक्टिव था। इसमें जो लार्जर सैटेलाइट है दैट इज EOS-2, ये सैटेलाइट इसरो ने डिजाइन करी है और इसका मेन एम है, ये बेसिकली इट इज बेसिकली बीन लॉन्च्ड फॉर द पर्पस ऑफ ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग ऑपरेशन। ये जो है इंफ्रारेड रीजन में ऑपरेट करेगा और उसके कई पर्पस जो है वो सर्व करेगा। इसका मेन पर्पस है क्लाइमेट स्टडीज के लिए अर्थ की ऑब्जर्वेशन इमेजेस को, सैटेलाइट को क्लिक करना इमेजेस को, और अर्थ पे बेसिकली अर्थ पे जितने भी फेनोमेनन हो रहे हैं उन फेनोमेनन पे एक आई रखना या उनको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना। दूसरी जो सैटेलाइट है, जो जो सेकंड स्टेटमेंट दिया हुआ है कि सैटेलाइट जो है, कौन सी सैटेलाइट जो है या आयनाइजिंग रेडिएशन को मेजर करती है, तो दैट इज आजादी सेट, दैट इज नॉट EOS-2। तो आजादी सेट सैटेलाइट जो है ये 75 टाइनी पेलोड्स के साथ लॉन्च की गई थी, जिसका ये एक बहुत टाइनी एक्सपेरिमेंट था जिसका एम था लो अर्थ ऑर्बिट में आयनाइजिंग रेडिएशन को मेजर करना। तो इट वाज नॉट द EOS-2 मिशन, इट वाज द आजादी सेट सैटेलाइट दैट वाज लॉन्च्ड फॉर द पर्पस ऑफ मेजरिंग द इंफ्रारेड रीजन and measuring the ionizing radiation in the orbit. So उस accordingly हमारे first statement is only correct, that is our option A is correct. Then उसके बाद हम move करते हैं हमारे next question पे। ये question है minorities के बारे में। इंडिया में जो minority state communities हैं उनके related एक question है। minorities सिर्फ इनके बारे में 3 statement हमको दिए हुए हैं। The first statement is नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन एक्ट 1992 के अंदर में जिन कम्युनिटीज को माइनॉरिटी का टैग दिया हुआ है सिर्फ वही कम्युनिटीज माइनॉरिटीज की तरह कंसिडर की जा सकती हैं और की जाती हैं। द सेकंड स्टेटमेंट इज जो माइनॉरिटीज का एक्सप्रेशन है
उसको कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स में वर्ड एक माइनॉरिटीज जो है वो अपीयर होता है, बट माइनॉरिटीज कहीं पे भी डिफाइन नहीं है ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज सारी माइनॉरिटीज, कोई भी माइनॉरिटीज हो, वेदर दे आर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, इनको राइट है टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। तो ये तीन स्टेटमेंट हमको दिए हैं, हमको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है। तो माइनॉरिटीज के अगर बारे में अगर हम बात कर लेते हैं, तो माइनॉरिटीज कम्युनिटीज जो हैं, ये वो कम्युनिटीज हैं जो रिलीजियस माइनॉरिटीज, जो एक्ट का नाम लिखा हुआ है नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन एक्ट 1992, इसके अंदर में जिन कम्युनिटीज का नाम मेंशन है उन कम्युनिटीज को ही माइनॉरिटीज माना जाता है। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज वर्ड का मेंशन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज की बात करता है, आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज की बात करता है टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इस आर्टिकल के अंदर में ये दिया हुआ है कि जितनी भी ऑल द माइनॉरिटीज जो रिलीजन या लैंग्वेज के बेस्ड हो shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice। इसके अलावा आर्टिकल 350 ए भी माइनॉरिटीज का मेंशन करता है, जिसके अंदर में एक स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का अपॉइंटमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के थ्रू, जो उनके ग्रीवेंसेस से डील करता है। सो दीज आर द स्टेटमेंट्स। माइनॉरिटीज का जो एक्सप्रेशन है कॉन्स्टिट्यूशन में वो मेंशन होता है, जैसे कि हमने देखा कुछ आर्टिकल्स में, लेकिन ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज का कहीं पे भी डिफिनेशन, ऑफिशियल डिफिनेशन नहीं है। सो उस अकॉर्डिंग हमारे तीनों स्टेटमेंट जो यहाँ पे दिए हुए हैं वो करेक्ट होते हैं, एंड दैट इज वाई द राइट आंसर बिकम्स डी, दैट इज 1, 2 and 3, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। Then we move on to our next question. The next question is related to Smile 75 initiative। इसके बारे में दो स्टेटमेंट हमको दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट इज कि दिस इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन जो केयर और प्रोटेक्शन की नीड में है, या फिर जो ऐसे चिल्ड्रन जिन्होंने किसी लॉ का वायलेशन किया है और दे आर इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ। द सेकंड स्टेटमेंट इज दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो हमको बताना है इसमें से कौन सा सही है या नहीं। सो स्माइल 75 इनिशिएटिव की हम बात करें तो ये आज़ादी ऑफ अमृत महोत्सव के टाइम पे ये लॉन्च हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इसको लॉन्च किया था, एंड इसके अंदर में 75 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस को आइडेंटिफाई किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्माइल स्कीम। इस प्रोग्राम को नेम दिया था स्माइल 75 इनिशिएटिव। ये स्माइल स्कीम का कंपोनेंट है, एक ऑफशूट है, एक ब्रांच है, जो 75 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस में इम्प्लीमेंट की जाएगी for the purpose of rehabilitation, provision of medical facilities, counseling, awareness, education and skill development of vulnerable या marginalized sections of society जो होते हैं उनके लिए। तो बेसिकली बेगर्स और ट्रांसजेंडर्स जो होते हैं उनके लिए ये मेन स्कीम चलाई गई है। स्माइल स्कीम की अगर मैं बात करूं तो ये अम्ब्रेला स्कीम है जो ट्रांसजेंडर्स और पीपल जो कि बैगिंग में इन्वॉल्व है उनके वेलफेयर और रिहेबिलिटेशन के लिए काम करती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एग्जीक्यूट करता है। इसके दो कंपोनेंट हैं, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन्स एंगेज्ड इन द एक्ट ऑफ बैगिंग, दैट इज बेगर्स के लिए, एंड सेकंड कंपोनेंट इज रिलेटेड टू ट्रांसजेंडर पर्सन्स, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन फॉर वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन। तो मतलब ये चिल्ड्रन और चाइल्ड केयर प्रोटेक्शन और चाइल्ड केयर चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ के लिए ये स्कीम नहीं है। दिस स्कीम इज मेनली फॉर बेगर्स एंड फॉर ट्रांसजेंडर्स। तो इसलिए हमारे both the one statement 1 and 2 becomes wrong, and is according the neither 1 or neither 2, that is option 2 becomes correct। Then we move on to a last question. Last question is based on Langia virus। Langia virus last year चाइना में स्प्रेड हुआ था एक डिसीज, ये वायरस। तो इसके रिगार्डिंग हमको दो स्टेटमेंट दिए हैं कि फर्स्ट इज इट इज अ जूनोटिक वायरस जो एनिमल्स से ह्यूमंस में स्प्रेड होता है, दैट इज श्रूज से, पर्टिकुलरली श्रूज एक रैट लाइक मैमल होता है जिससे ह्यूमंस में स्प्रेड होता है। द सेकंड स्टेटमेंट गिवन इज कि लैंगिया वायरस जो है इट इज अ टाइप ऑफ हेनिपा वायरस जिससे निपाह वायरस भी ओरिजिनेट होता है। तो हमको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहले हम हेनिपा वायरसेस के बारे में देख लेते हैं। हेनिपा वायरस बायोसेफ्टी लेवल 4 BSL-4 पैथोजेंस हैं। BSL-4 पैथोजेंस वो होते हैं जो एनिमल्स और ह्यूमंस में सीवियर इलनेस कॉज करते हैं, फेटल डिसीज कॉज करते हैं। ये इन डिसीज से होने वाले, इन वायरसेस से होने वाली डिसीजेस जनरली डेथ कॉज कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ आज तक इनके लिए कोई लाइसेंस ड्रग या वैक्सीन नहीं है जो ह्यूमंस को दी जा सके इन वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए। ये जो हेनिपा वायरस के जो टाइप्स हैं ये मेनली कौन कौन से मेन टाइप्स हैं, तो हेंड्रा वायरस, निपाह वायरस, सिडार वायरस, मुजियान वायरस एंड घानियन बैट वायरस इसके मेन टाइप्स हैं। यूएस CDC सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल के अकॉर्डिंग सेडार वायरस, घानियन बैट वायरस
और मोजियांग वायरस जो है ये ह्यूमन डिसीज नहीं करते हैं, बट हेंड्रा एंड निपाह वायरस जो है ये ह्यूमंस को इन्फेक्ट करते हैं और उनमें फेटल इलनेस कॉज करते हैं। केरला में लास्ट ईयर निपाह से काफी सारी डेथ हुई थी एंड देयर वाज अ फियर कि ये पेंडेमिक में कन्वर्ट ना हो जाए। बात करते हैं लैंगिया वायरस की, तो लैंगिया वायरस चाइना के 2 ईस्टर्न प्रोविंसेस में मिला था लास्ट ईयर। इसमें 35 से ज़्यादा इन्फेक्शंस मिले थे। तो लैंगिया वायरस न्यू टाइप ऑफ हेनिपा वायरस है, जिसको लैंगिया हेनिपा वायरस भी बोलते हैं या लेवी। ये एक जूनोटिक वायरस है जो श्रू जैसे एनिमल्स होते हैं, रेट लाइक मैमल्स जो होते हैं। श्रू एक रेट लाइक मैमल होता है, एनिमल होता है, जिससे ह्यूमंस में स्प्रेड होते हैं। वायरस जो होता है इसको कंटेजियस नहीं मानते हैं और ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट नहीं हो सकता बेस्ड ऑन स्टडी इन चाइना। जो नॉर्मली एनिमल से ह्यूमन में ही ट्रांसफर होता है। ये मेनली मोजियांग हेनिपा वायरस जो है, जो हमने हेनिपा वायरस का एक टाइप पढ़ा था उससे क्लोजली रिलेटेड है। और ये श्रू वायरस श्रू एनिमल, गोट्स और डॉग्स, इनसे स्प्रेड होता है ह्यूमंस में। निपाह वायरस भी हेनिपा वायरस से आता है। सो हमने ये लैंगिया वायरस और हेनिपा वायरस के बारे में देख लिया। सो उस अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होते हैं। दैट इज व्हाई आवर राइट आंसर इज ऑप्शन सी. So these were the 5 MCQ for the day. I think they were able to help you out in helping improve your preparation. If you like the video, please do share it with your friends and do subscribe to our channel if you haven't. Also the Telegram channel where I'll be providing the PDF of this MCQ. So please do join the Telegram channel also where I do update the link of the video and the PDF. Thank you very much for watching the video.